दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी थैंक यू डियर को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होते ही हमें प्रिया नाम की लड़की दिखाई जाती है। आज रात प्रिया अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधकर बस स्टॉप पर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसकी दोस्त के आते ही उसे उसके साथ घर जाना था। लेकिन थोड़ी देर में कुछ गुंडे जो पूरी तरह नशे में थे जीप से वहाँ से गुजरते हैं और प्रिया को देखकर उसे छेड़ना चाहते हैं। उसी समय वहाँ बाइक पर कोई आता है जिसे देखकर वो लोग चले जाते हैं। इस लड़के का नाम सत्यम था, जिसे देख प्रिया उससे हेल्प मांगती है क्योंकि वो गुंडों से काफी डर गई थी। इसलिए वह सत्यम से पूछती है कि क्या आप मुझे मेरी कॉलोनी के पास ड्रॉप कर देंगे। तब सत्यम ओके कहता है और फिर उसे वो कॉलोनी के पास छोड़ देता है। प्रिया सत्यम को थैंक्स बोलकर चली जाती है, लेकिन सत्यम प्रिया की आंखों को ही देखता रह जाता है। भले ही सत्यम ने प्रिया का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन सिर्फ उसकी आंखें देखकर वो उस पे फिदा हो गया था। खैर अब अगले दिन रात को भी सत्यम प्रिया से मिलने और बात करने के लिए उसी बस स्टॉप पर अपने दोस्त के साथ आकर इंतजार करता है, पर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी प्रिया नहीं आती। तभी वहाँ पुलिस आती है और सत्यम और केशव को देखकर पूछती है, इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? पास की कॉलोनी में 2 मर्डर हुए हैं। शक है कि एक लड़की ने वो मर्डर किए हैं, इसलिए यहाँ रहना सेफ नहीं है। फिर वो उनकी डिटेल्स लेकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। हालांकि ये सब सुनकर सत्यम को डाउट होता है कि उस रात उस समय वहाँ प्रिया ही थी, कहीं दोनों का मर्डर प्रिया ने तो नहीं किया। लेकिन फिर वह सोचता है कि नहीं, वह देखने में ऐसी लड़की नहीं लगती। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सत्यम प्रिया के बारे में सोचता रहता है और अक्सर उससे दोबारा मिलने और बात करने के लिए उसे ढूंढता है। फिर एक दिन वो उसी कॉलोनी के पास इंतजार कर रहा होता है जहाँ उसने प्रिया को छोड़ा था। तभी वहाँ प्रिया आती है और प्रिया को देखकर सत्यम बहुत खुश होता है। फिर वह प्रिया के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बताने का फैसला करता है और वो प्रिया के पास जाकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर प्रिया कहती है कि तुमने मेरा चेहरा भी नहीं देखा, हम सिर्फ एक बार ही मिले हैं और सिर्फ मेरी आंखें देखकर तुम ये कह रहे हो कि प्यार करता हूँ। असल में मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ। मेरा चेहरा देखने के बाद अगर मैं पसंद नहीं आई तो क्या करोगे? इस पर सत्यम कहता है कि तुम कैसे भी हो, मुझे पसंद हो, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगी। ये सुनकर प्रिया को समझ आ जाता है कि सत्यम उससे सच्चा प्यार करता है और वह अपने चेहरे से स्कार्फ हटा देती है। प्रिया को देखकर सत्यम और भी खुश होता है क्योंकि उसकी आंखों की तरह प्रिया भी काफी सुंदर थी। हालांकि यहाँ प्रिया को सत्यम का स्वभाव भी काफी अच्छा लगा था और फिर ये दोनों मिलने लगते हैं। इस तरह से इन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। फिर हमें सत्यम के बारे में दिखाया जाता है। सत्यम एक राइटर और डायरेक्टर है जो अपनी लिखी कहानी पर फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद कोई भी प्रोड्यूसर उसकी कहानी पर पैसा लगाने को तैयार नहीं है। सत्यम कई प्रोड्यूसर से मिलता है और कहानी सुनाता है, लेकिन किसी न किसी कारण से सभी प्रोड्यूसर उसे मना कर देते हैं। फिर भी सत्यम ने ठान लिया था कि वह अपनी कहानी पर फिल्म बनाएगा। वहीं प्रिया एक रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर जॉब करती है। अब एक दिन प्रिया और सत्यम मंदिर जाते हैं तो वहाँ प्रिया पूजा करवाने जाती है। तभी सत्यम के पास उसे जानने वाले कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि सत्यम तुम कैसे हो, तुम्हारी पत्नी कैसी है, सुना है वो प्रेग्नेंट है, उसका ख्याल रख रहे हो ना। ये बोलकर वो चले जाते हैं और दूर से ये सब प्रिया देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि क्या सत्यम की पहले से शादी हो चुकी है और शादीशुदा और प्रेग्नेंट पत्नी होने के बावजूद उसने मुझसे प्यार का नाटक किया। तब गुस्से में वह सत्यम के पास आती है और कहती है कि तुम अच्छे इंसान हो ये सोचकर मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। इस पर सत्यम कहता है कि प्रिया पहले मेरी बात सुन लो, जो लोग अभी बात करके गए मैं उन्हीं के घर में किराए पर रहता हूँ। फिर वह सच बताता है। असल में जब सत्यम अपने गाँव से डायरेक्टर बनने के लिए शहर आया था तो उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह शहर में कम किराए वाला घर ढूंढ रहा था। लेकिन सभी मकान मालिक कह रहे थे कि वह बैचलर्स को घर नहीं देते, सिर्फ कपल्स को ही घर मिलेगा। तब सत्यम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे जान के नाम की एक लड़की मिली जो गांव से हीरोइन बनने आई थी। दोनों ने बात की तो पता चला कि दोनों की समस्या एक ही है और जानकी को भी सिंगल होने की वजह से घर नहीं मिल रहा। तब दोनों ने एक प्लान बनाया कि वह पति पत्नी होने का नाटक करेंगे और कम किराए में घर लेकर रहेंगे, इसलिए मकान मालिक उन्हें पति पत्नी समझते हैं। आगे सत्यम कहता है कि सच में मैं और जानकी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं, अगर चाहो तो तुम खुद जानकी से बात कर लो, तुम्हें सच पता चल जाएगा। ये सब सुनने के बाद प्रिया जानकी
जानकी से मिलती है और जानकी भी वही बात बताती है। तब प्रिया को समझ आ जाता है कि सत्यम सच बोल रहा था। फिर कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। अब एक दिन प्रिया की दोस्त सुधा बताती है कि उसने जिस लड़के से प्यार किया था उसके माता पिता नहीं मान रहे, इसलिए इन्हें अलग होना पड़ेगा। ये सुनकर सत्यम प्रिया से पूछता है कि अगर तुम्हारे माता पिता हमारी शादी के लिए नहीं माने तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? इस पर प्रिया कहती है कि मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही शक है तो चलो आज ही शादी कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों रजिस्टर ऑफिस जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद प्रिया सत्यम को अपने घर ले आती है और प्रिया की माँ उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन प्रिया के पिता जो अपनी बेटे की शादी किसी अच्छी जॉब वाले लड़के से कराना चाहते थे, ये जानकर कि उसने किसी फिल्म में काम करने वाले लड़के से शादी की है, वह गुस्से में उन्हें घर में घुसने ही नहीं देते और दरवाजा बंद कर देते हैं। तब प्रिया और सत्यम बहुत दुखी होकर वहाँ से लौट आते हैं। इधर सत्यम के मकान मालिक को पता चलता है कि सत्यम ने जानकी को छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर ली, इसलिए वह घर खाली करवा देते हैं। अब सत्यम और प्रिया को समझ नहीं आता कि वह कहाँ रहे। तभी सत्यम अपने दोस्त नीरज से बात करता है। नीरज उन्हें अपने गेस्ट हाउस में 2 महीने रहने के लिए कह देता है। तो सत्यम और प्रिया नीरज के घर आते हैं, जहाँ नीरज उनका स्वागत करता है। नीरज से बात करने पर पता चलता है कि उसने शोभा नाम की एक लड़की से शादी की है, जो अब देख नहीं सकती क्योंकि एक एक्सीडेंट के कारण शोभा की आंखें चली गई। हालांकि नीरज शोभा को बहुत चाहता है और उसका ख्याल रखता है। उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं था। हालांकि 10 साल बाद शोभा प्रेग्नेंट हुई और इनकी लाइफ में बच्चा आ गया, जिससे दोनों बहुत खुश हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि डिलीवरी के दिन उस समय शोभा को बहुत दिक्कत हुई थी। डॉक्टर्स नीरज से कहते हैं कि माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। तो नीरज कहता है कि शोभा की जान बचा लीजिए, लेकिन किस्मत से माँ और बच्चे दोनों बच गए थे। पर शोभा का यूट्रस परमानेंटली डैमेज हो गया था, इसलिए डॉक्टर्स ने उसे निकाल दिया। हालांकि अब शोभा नीरज और अपने बच्चे के साथ काफी खुश रहता है। फिर सीन चेंज होता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रिया सत्यम को बताती है कि हम जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर तो सत्यम भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ये बात प्रिया की माँ को जब पता चलती है तो वह सत्यम को फोन करके समझाती है कि जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसकी फैमिली का उसके साथ होना बेहद जरूरी है। प्रेग्नेंट औरत का ख्याल रखना आसान नहीं होता और प्रिया के पिता अभी भी तुमसे नाराज हैं। ऐसे समय में अगर अभी बच्चा हुआ तो बहुत दिक्कत आएगी और तुम तो स्ट्रगल भी कर रहे हो, इसलिए सब्र से काम लेना। ये सुनकर तो सत्यम भी सोचता है और वह प्रिया से कहता है कि हम अभी लाइफ में सेटल नहीं हुए हैं, मैं भी अच्छी फिल्म बनाकर सेटल हो जाऊंगा, तभी हम बच्चे के बारे में सोच सकते हैं, और अगर अभी बच्चा हुआ तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। ये सुनकर प्रिया हैरान रह जाती है कि जो सत्यम प्रेगनेंसी की बात सुनकर खुश हुआ था, अब वह अबॉर्शन की बात क्यों कर रहा है। खैर फिर अगले सीन में प्रिया की ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग होती है, इसलिए वह सत्यम को बताकर चली जाती है। वही सत्यम अपनी मूवी की कहानी के बारे में सोच रहा होता है। तभी नीरज अपने बच्चे को लेकर सत्यम के पास आता है और कहता है कि शोभा चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई है और मुझे एक जरूरी काम है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तब तक मेरे बच्चे का ख्याल रखना। तो सत्यम कहता है कि ठीक है और वो बच्चे को ले लेता है। फिर नीरज के चले जाने के बाद सत्यम बच्चे को थोड़ी देर खिलाता है और फिर सोफे पर लिटा देता है। पास में ही एक दूध की बोतल रख देता है। इसके बाद वह उन प्रोड्यूसर को फोन करता है जिनसे वह मिला था और अपनी कहानी के बारे में बात करता है। तब सभी प्रोड्यूसर टाल मटोल करते हैं और किसी बहाने से मना कर देते हैं। ये सुनकर तो सत्यम को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि उसकी कहानी के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मान रहा। इसी टेंशन में और गुस्से में वह लगातार सिगरेट पीने लगता है। वह लगातार लगभग 20 सिगरेट पी लेता है और टेंशन में उसे पता भी नहीं चलता कि पूरे कमरे में धुआं भर गया है और वह बच्चा भी वहीं सो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि धुएं की वजह से उस बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन सत्यम तो अभी भी फोन पर बिजी था। अब बहुत देर के बाद सत्यम को बच्चे का ख्याल आता है तो वह देखता है कि बच्चा तो बिना किसी हलचल के पड़ा है। सत्यम को लगता है कि बच्चा सो रहा होगा तो वह उसे दूध पिलाने के लिए उठाता है, लेकिन बच्चे में कोई हरकत नहीं होती और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। ये देख सत्यम की तो हालत खराब हो जाती है। वह तुरंत प्रिया को फोन करता है, लेकिन प्रिया मीटिंग में बिजी होने के कारण फोन नहीं उठाती। सत्यम को लगता है कि शायद दूध न पिलाने की वजह से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि सिगरेट के धुएं से ऐसा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म होने पर प्रिया फोन करती है और भड़कने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं मीटिंग में हूँ, इतनी बार कॉल क्यों कर रहे थे। तब सत्यम घबराते हुए सब बताता है कि उसने दूध नहीं पिलाया और बच्चा बेहोश हो गया। ये सुनकर प्रिया भी चौंक जाती है और कहती है
कि तुम तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ, मैं भी वहीं आती हूँ। तब सत्यम बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। तभी रंगनाथम नाम का एक आदमी सत्यम से मिलने आता है, जो सत्यम का स्टोरी राइटिंग गुरु है। वह बच्चे को देखकर पूछता है कि ये तुम्हारा बेटा है क्या? तो सत्यम घबराते हुए सारी बात बताता है, जिसके बाद ये दोनों बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तब प्रिया भी वहां आती है और डॉक्टर से बात करके ट्रीटमेंट शुरू करवाती है। हालांकि बच्चे को क्या हुआ है ये किसी को पता नहीं चलता। फिर प्रिया कहती है कि हमें बच्चे के माता पिता को खबर करनी चाहिए, लेकिन सत्यम कहता है कि नीरज ने 2 बार फोन करके पूछा था कि दूध पिलाया या नहीं, अभी बताएंगे तो वो टेंशन में आ जाएगा। ऐसा करते हैं कि ये बात नहीं बताते। फिर सत्यम बहुत टेंशन में वॉशरूम जाता है और लौटते समय वह देखता है कि नीरज भी उसी हॉस्पिटल में आया है। दरअसल नीरज अपनी पत्नी को दिखाने यहाँ आया था। ये देख सत्यम डर जाता है कि अगर नीरज ने अपने बच्चों को इस हाल में देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए वह छुपकर प्रिया और रंगनाथम को ये बात बताता है। तब ये लोग भी छुपकर वेटिंग हॉल में बैठ जाते हैं। सत्यम सोचता है कि डॉक्टर के कुछ बताने के बाद ही नीरज को सब बताएगा। फिर थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड सत्यम से बाइक पार्किंग में लगाने को कहता है और जब सत्यम बाहर जा रहा होता है तो यहाँ पर एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। पुलिस जानकी को वहाँ लेकर आती है और जानकी को पुलिस के साथ देखकर सत्यम के होश उड़ जाते हैं। वह पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि जानकी को क्यों ले जा रहे हो? तो ऑफिसर बताता है कि IT एम्प्लॉयज के मर्डर हो रहे थे ना, और शक एक लड़की पर था। वो सीरियल किलर यही लड़की है जानकी। और दोस्तों ट्विस्ट ये भी है कि जानकी ने ये अकेले नहीं किया, बल्कि ये सब इंटीरियर डिजाइनर प्रसाद के साथ मिलकर किया है। ये सुनकर तो सत्यम का दिमाग सुन्न हो जाता है, क्योंकि प्रसाद और कोई नहीं बल्कि प्रिया के पिता हैं। सत्यम को समझ नहीं आता कि प्रसाद और जानकी का क्या कनेक्शन है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 1 महीने पहले जानकी अपने गांव से शहर आई थी और वो वकील श्रीकांत के पास जाकर इंसाफ मांग रही थी। असल में उसकी बहन के साथ उसके ऑफिस के 2 लोगों ने दुष्कर्म करके मर्डर कर दिया था और जानकी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों के पास पैसा और पावर होने की वजह से कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तब वकील भी जानकी को कहता है कि सिस्टम और कानून से उन अमीर लोगों का कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। बेहतर यही होगा कि तुम वापस गाँव चली जाओ, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा है। तब ये सब वहाँ काम कर रहे प्रसाद ने सुन लिया था। फिर प्रसाद को जानकी की हालत पर तरस आता है और वह सोचता है कि समाज में लड़कियों की सुरक्षा खत्म हो गई है। इसलिए वह जानकी से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसे जानवरों को सिस्टम से सजा नहीं मिल सकती, हमें उन्हें मार देना चाहिए। तब दोनों मिलकर एक मास्टर प्लान बनाते हैं। पहले जानकी अपनी बहन की मौत के जिम्मेदार दोनों लोगों से दोस्ती करती है और प्लान के मुताबिक उन्हें बेरहमी से मार डालती है। उसके बाद वे ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके पूरे समाज में इज्जतदार बने घूम रहे थे। इस तरह से जानकी और प्रसाद मिलकर उन्हें उनके कर्मों की सजा देते थे। हालांकि इसी बीच जानकी ने अनजाने में एक गलती कर दी थी। वह अपने गांव से आई रानी नाम की लड़की पर भरोसा करके उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है और सब कुछ बता देती है। लेकिन रानी असल में एक पुलिस अंडरकवर एजेंट थी और रानी ये सारी सच्चाई पुलिस को बता देती है, जिससे जानकी और प्रसाद गिरफ्तार हो गए थे। अब ये सब जानकर सत्यम और प्रिया के होश उड़ जाते हैं। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि बच्चा मर चुका है। ये सुनकर तो सत्यम और प्रिया टूट गए थे। वो सोचते हैं कि अब वो नीरज और उसकी पत्नी को ये बात कैसे बताएंगे। तभी सत्यम एक प्लान सोचता है। वह प्रिया से कहता है कि नीरज और शोभा को कुछ भी मत बताओ, मुझे एक अनाथ आश्रम के बारे में पता है। वहाँ से नीरज के बेटे की उम्र का एक बच्चा लाकर उन्हें दे देते हैं। अगर शोभा को पता चला कि उसका बच्चा मर गया तो वो भी सदमे में मर जाएगी। अब वो तो देख नहीं सकती, इसलिए अनाथ आश्रम के बच्चे को ही अपना बच्चा समझ लेगी। और नीरज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह समझौता कर लेगा। जिसके बाद वो लोग अनाथ आश्रम से बच्चा लेकर आते हैं और थोड़ी देर बाद रंगनाथम रिपोर्ट्स लेकर सत्यम के पास आकर उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि नीरज का बेटा किसी और वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से मरा है। बच्चे के शरीर में बहुत ज्यादा सिगरेट का धुआं भर गया था, जिससे वह सांस नहीं ले पाया और मर गया। तुम्हारी बुरी आदत ने एक बच्चे की जान ले ली। ये सुनकर सत्यम बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। फिर थोड़ी देर बाद नीरज घर आता है तो सत्यम अनाथ आश्रम वाले बच्चे को उसे दे देता है और सारी सच्चाई बताकर माफी मांगता है कि मेरी वजह से आपका बच्चा मर गया, लेकिन प्लीज ये बात अपनी पत्नी को मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बच्चे को ही अपना बेटा समझ लीजिए। ये सुनकर नीरज बहुत रोता है। 10 साल बाद हुआ बच्चा अब मर गया। ये दुख और पत्नी के खोने का डर सोचकर वह मजबूर होकर झूठ बोलने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ प्रिया नीरज से कहती है कि सर आप रोइए मत, आपका बेटा जिंदा है। ये सुनकर सत्यम चौंक जाता है। असल में डॉक्टर प्रिया का दोस्त था। उसने प्रिया को बताया था कि बच्चे के शरीर में काफी ज्यादा सिगरेट का धुआं है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हुई
हुई थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद बच्चा बच गया था। तब प्रिया को समझ आया कि ये सब सत्यम की स्मोकिंग की वजह से हुआ। तो प्रिया ने कई बार सत्यम को स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उसने नहीं छोड़ी। इसलिए सत्यम को सबक सिखाने और स्मोकिंग छुड़वाने के लिए प्रिया ने ये नाटक किया कि बच्चा मर गया है। अब सच्चाई जानकर सत्यम को बहुत पछतावा होता है और वह कसम खाता है कि वह कभी सिगरेट नहीं पिएगा। फिर जब वह अनाथ आश्रम के बच्चे को वापस ले जाने लगता है तो नीरज उन्हें रोकता है और कहता है कि अब से ये बच्चा भी हमारा हुआ, अगर इसे वापस वहीं छोड़ दिया तो यह अनाथ ही रह जाएगा। भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है तो हम इसे अपने बेटे की तरह पालेंगे। इसके बाद एक कांस्टेबल सत्यम को फोन करता है और बताता है कि जानकी पेट दर्द का बहाना बनाकर हॉस्पिटल से भाग गई। ये सुनकर सत्यम प्रिया के पास आता है और देखता है कि प्रिया जानकी से फोन पर बात कर रही है और कह रही है कि तुम सेफ तो हो ना। ये सुनकर सत्यम के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है और वो पूछता है कि उसका जानकी से क्या कनेक्शन है। तब प्रिया असली बात बताती है। असल में प्रिया के पिता प्रसाद ने जानकी की बहन वाली बात प्रिया को भी बताई थी। तो प्रिया को लगा कि उसके पिता और जानकी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए प्रिया ने भी उनका साथ दिया था और वह भी उन मर्डर्स के प्लान में शामिल थी। ये जानकर सत्यम के होश उड़ जाते हैं। फिर हमें एक और ट्विस्ट पता चलता है। असल में जिस पुलिस वाले ने जानकी का केस लिया था उसने जानकी को भागने में मदद की थी, क्योंकि उसे लग गया था कि जो काम सिस्टम नहीं कर पाया वो जानकी कर रही है। इसलिए उसने जानकी को भगा दिया और फिर तय किया कि वह जल्द ही प्रसाद को भी जेल से निकाल देगा। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अब अगर आपको वध 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।